हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम गायनेक एंड ऑप्स में बात करने वाले हैं लेबर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे लेबर के डेफिनेशन आदि के बारे में, स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में, स्टेजेस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और पोस्टमार्टम के जो हिमरेजेस होते हैं उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, हर एक चीज़ का इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिकली बात करेंगे लेबर के डेफिनेशन के बारे में कि लेबर हम किसे बोल सकते हैं। तो बोला गया है कि it is a series of events that take place in the genital organs in an effort to expel the viable product of conceptions, that is, fetus, placenta, and the membranes out of the womb through the vagina into the outer world is called as the labor। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा सीरीज ऑफ प्रोसेस या फिर सीरीज ऑफ इवेंट जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, जेनाइटल ऑर्गन्स में, जिसमें जेनाइटल ऑर्गन्स एफर्ट लेती है ताकि जो भी प्रोडक्ट है कंसेप्शंस के, मतलब कि आफ्टर कॉपुलेशन जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, दैट इज फीटस, प्लासेंटा और मेम्ब्रेन, उसको बाहर निकालने के लिए, कहाँ से बाहर निकालना है, फ्रॉम द वोम, और किस रास्ते से, थ्रू द वजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड एज लेबर। अब बेसिकली बोला गया है कि लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द presence of regular uterine contractions with the effacement and the dilation of the cervix and the fetal descent। तो चार डिफरेंट इवेंट बताए गए। सबसे पहले बोला गया है रेगुलर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, फिर बोला गया इफेसमेंट देखने को मिलेगा, इफेसमेंट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एंड द फीटल डिसेंट। तो ये चार इवेंट बेसिकली हमें लेबर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब लेबर का जब कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पे हमें दो मेन वर्ड्स देखने को मिलते हैं, दैट इज पार्ट्यूरेंट एंड द पार्च्यूरेशन। तो पार्च्यूरेंट क्या होता है कि इट इज़ अ पेशेंट इन लेबर, जो लेबर पेशेंट में है उसको हम लोग पार्च्यूरेंट कहेंगे, और जो प्रोसेस है बर्थ का, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज नोन एज पार्च्यूरेशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गया। नेक्स्ट चीज़ आता है दैट इज लेबर को कभी कभी हम लोग डिलीवरी से क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि डिलीवरी क्या होता है, इट इज द एक्सपल्जन और एक्सट्रैक्शन ऑफ वायबल फीटस आउट ऑफ द वम। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अगेन एक्सपल्जन या फिर एक्सट्रैक्शन तो हो रहा है वायबल फीटस का, वॉर्म से बाहर इसमें भी निकाला, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, नॉट सिनोनिम्स विद द लेबर। जो डिलीवरी है वो किसी तरह से भी हो सकती है, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी हो, मतलब सिजेरियन सेक्शन से हो, या फिर नॉर्मल लेबर हो, विथ और विथआउट लेबर हो, तो उसको हम लोग डिलीवरी कहेंगे। वहीं पे जब सिर्फ वो कैसा हो, सिर्फ वजाइनल हो, हमेशा याद रखने का, डिलीवरी में बी वजाइनल, एदर स्पॉन्टेनियस और एडेड, और इट में बी एब्डोमिनल। ठीक है, तो डिलीवरी किसी भी तरह का होगा, लेकिन जब लेबर या फिर कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही डिलीवरी हो थ्रू द वजाइना तो उसको हम लोग लेबर कहते हैं। तो दोनों में इतना ही डिफरेंस देखने को मिलता है। अब नॉर्मल लेबर, जिसको हम लोग यूटोसिया भी कहते हैं, उसको हम लोग कब बोल सकते हैं कि नॉर्मल लेबर पेशेंट में देखने को मिलता है। तो नॉर्मल लेबर जब बोलेंगे जब ये 5 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक तो स्पॉन्टेनियस इन वनसेट एंड एट टर्म, जो लेबर पेन होगा वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और एट टर्म होना चाहिए, विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। इस कंडीशन में जो बेबी है उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, वर्टेक्स होना चाहिए, विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, मतलब किसी भी तरह का प्रोलॉन्गेशन डिलीवरी में नहीं होना चाहिए इस लेबर में। अननेचुरल टर्मिनेशन विद द मिनिमल एड, मतलब मिनिमल एड्स के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचुरली टर्मिनेशन वहाँ पे कर सकते हैं, और विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द, मतलब कि इस कंडीशन में किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन जनरेट। तो ये जो 5 कंडीशन को जब फुलफिल किया जाता है तो उसको हम लोग नॉर्मल लेबर या फिर ट्रू लेबर कह सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया लेबर होता क्या है, लेबर में क्या क्या बेसिकली हमें इवेंट्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद डिलीवरी देख लिया और नॉर्मल लेबर के बारे में बात करें। अब लेबर से एक पहले कंडीशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री लेबर, इसी को हम लोग बोलते हैं प्री मॉनिटरी स्टेज। इसी को क्या बोला जाता है, प्री मॉनिटरी स्टेज। ये जो प्री मॉनिटरी स्टेज होता है ये स्टार्ट होता है 2 to 3 वीक्स बिफोर द वनसेट ऑफ ट्रू लेबर इन द प्राइमरी ग्रेविटा। ठीक है, जो प्राइमरी ग्रेविटा है, मतलब कि जिसने अभी तक पहले कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ऐसे वुमेन में ये जो होता है प्री लेबर स्टेज स्टार्ट हो जाता है 2 to 3 वीक्स पहले।
वहीं पे जो मल्टीपैरा है, मतलब जिसने ऑलरेडी बच्चे को जन्म दिया है, उसमें ये फ्यू डेज बिफोर द वनसेट ऑफ ट्रू लेबर स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो प्री लेबर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कि या किन सिम्टम्स को देख के, साइंस को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी पेशेंट है, जो वुमेन है, वो प्री लेबर में जा रही है। तो उसके कुछ यहाँ पे क्लिनिकल फीचर बताए गए, जिसमें सबसे पहले आता है लाइटनिंग, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ द प्री लेबर। इस कंडीशन में होता क्या है कि अ फ्यू वीक प्रायर टू द वनसेट ऑफ द लेबर, स्पेशली इन द प्राइमरी ग्रेविडे, द प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक्स इनटू द ट्रू पेल्विस। ठीक है, क्या होता है कि जो बेबी है वो क्या होता है, पेल्विस में डिसेंड करने लगता है। ठीक है, बेबी क्या होता है, पेल्विस में डिसेंड करने लगता है। तो जो बेबी जब तक, अभी तक क्या था, एब्डोमेन में था, जैसे ही वो पेल्विस में डिसेंड करता है तो जो डायफ्राग्राम मसल पे टेंशन बिल्ड था वो क्या होता है, कम होने लगता है, क्योंकि बेबी जो है या जो हमारा फीटस है वो लोअर पोल ऑफ द यूट्रस की तरफ जा रहा है। तो बोला गया ड्यू टू द एक्टिव पुलिंग ऑफ द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस अराउंड द प्रेजेंटिंग पार्ट, it signifies incorporation of the lower uterine segment into the wall of the uterus, and it diminishes the fundal height and hence minimizes the pressure on the diaphragm। क्या हो रहा है कि जो फीटस है जैसे जैसे वो प्रेजेंट हो रहा है इनटू द पेल्विस, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो फंडल हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फंडल हाइट क्या हो रही है, नीचे हो रही है। तो ऐसे में जो प्रेशर डायफ्राग्राम पे बन रहा था वो क्या हो रहा है, कम होगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा तो जो मदर है वो एक्सपीरियंस करेगी अ सेंस ऑफ रिलीफ फ्रॉम द मैकेनिकल कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट। मतलब कि जब तक वो बेसिकली हमारा जो फीटस है, जब तक वो क्या करता है, टेंशन डेवलप करके रखता है हमारे डायफ्राग्राम पे, तो मदर को क्या होता है, सांस लेने में या फिर जो उस कार्डियक उसके, मतलब कि एक तरह से चेस्ट के ऊपर प्रेशर जैसा फील होता है। लेकिन जब ये प्री लेबर स्टार्ट होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे मैकेनिकल कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्ब्रेंस से बेसिकली रिलीफ मिलता है मदर को। तो ये एक क्लिनिकल फीचर है या फिर इंपॉर्टेंट फीचर है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि मदर जो है या फिर जो फीमेल है वो प्री लेबर में जा रही है। इसके बाद ये तो हो गया ओवरऑल बाहर से क्या सिम्टम्स देखेंगे। उसके बाद सेकेंड चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें सर्विक्स रीजन में। तो सर्वाइकल चेंजेस में बोला गया है कि अ फ्यू डेज प्रायर टू द वनसेट ऑफ लेबर सर्विक्स बिकम राइप, जिसको हम लोग राइपनिंग ऑफ सर्विक्स भी कहते हैं। तो प्री लेबर स्टेज में ही हमें राइपनिंग ऑफ सर्विक्स भी देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाता है, 80% इफेस हो जाता है, जो कि हम लोग देखेंगे कि इफेसमेंट क्या होता है। तो 80% मतलब कि मोस्ट ऑफ जो पार्ट होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट का वो ऊपर की तरफ मसल्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग 80% इफेस सर्विक्स देखने को मिलता है। इसमें वन फिंगर इजिली एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, प्री लेबर स्टेज में क्या होता है कि जो फिंगर है इजिली वहाँ पे एडमिट हो पाता है, इंसर्ट हो पाता है, एंड द सर्वाइकल कैनाल इज डायलेटेड, सर्विक्स का वहाँ पे डायलेशन देखने को मिलता है। तो ये सारे सर्वाइकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इन द प्री लेबर स्टेज। इसके बाद थर्ड चेंजेस आता है, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ फॉल्स पेन, जिसको हम लोग ग्राही शुल्क कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ फॉल्स पेन मतलब कि ट्रू लेबर पेन के जगह पे फॉल्स पेन भी देखने को मिलता है, जो कि डल इन नेचर रहता है। और ये कहाँ पे रहेगा, कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड द ग्रॉइन रीजन ओनली, एंड मे बी एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस। क्योंकि बेसिकली जो हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस होता है वो हमें कब देखने को मिलता है, इन द ट्रू लेबर पेन। लेकिन कभी कभी फॉल्स लेबर पेन में भी हमें क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ यूट्रस देखने को मिल सकता है। तो ये तीन जब सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो वुमेन है, जो फेल है, वो प्री लेबर में जा रही है। अब यहाँ तक हम लोग ने देख लिया है प्री मॉनिटरी स्टेज के बारे में। अब बात करेंगे कि हम लोग को कब पता चलेगा। यहाँ तक तो हम लोग देख लिया कि प्री लेबर में पेशेंट जा रही है। अब हमें पता करना है कि लेबर में जा रही है पेशेंट, तो लेबर में जाने के कुछ सिम्टम्स रहेंगे, साइंस रहेंगे, तो उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइंस ऑफ वनसेट ऑफ लेबर में हमारे पास आता है, दैट इज द लेबर पेन। बोला गया है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी पेनलेस बॉक्सटन हिग्स कॉन्ट्रैक्शन विथ साइमल्टेनियस हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस अकर। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि पेनलेस वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, यूट्रस में हार्डनिंग देखने को मिलते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं इरेगुलर रहते हैं और डू नॉट इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी और द रेगुलरिटी, मतलब ये रेगुलर नहीं रहते और इनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन जैसे जैसे लेबर का स्टेज आते जाता है तो दिस कॉन्ट्रैक्शंस चेंज देयर कैरेक्टर एंड बिकम्स मोर पावरफुल। जैसे जैसे लेबर स्टार्ट होना चालू होता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन पहले कैसे थे, पेनलेस थे, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, इंटरमिनेंट हो जाते हैं और इनमें पेन भी एसोसिएटेड देखने को
मिलने लगता है। ठीक है, तो पहले कैसे थे, पेनलेस थे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, लेकिन जैसे ही लेबर स्टार्ट होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल हो जाते हैं और पेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और पेन मोर ऑफन फेल्ट इन द फ्रंट ऑफ एब्डोमेन और रेडिएटिंग टुवर्ड्स द थाई। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अभी हम लोग ने देखा था कि फॉल्स पेन देखने को मिलता है, तो जो फॉल्स पेन है वो लोअर एब्डोमेन में या ग्रॉइन रीजन में ही सिर्फ कन्फाइंड रहता है, लेकिन जो ट्रू लेबर पेन रहता है कहाँ पे देखने को मिलता है, इन द फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन, और रेडिएटिंग पेन देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द थाई। तो पहला कंडीशन हम लोग ने देख लिया, दैट इज लेबर पेन आता है, दैट इज इन द साइंस ऑफ द ऑनसेट ऑफ लेबर। सेकेंड आता है दैट इज सो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें बेसिकली म्यूकस या फिर प्लग जो होता है, म्यूकस प्लग, वो ब्लड के साथ मिक्स होते हुए यूट्रस से निकलना होता है, डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है सर्विक्स से, इसी को हम लोग सो कहते हैं। तो क्या बोला गया है, विद द onset ऑफ द लेबर देर इज अ प्रोफ्यूज सर्वाइकल म्यूकॉइड डिस्चार्ज and simultaneously there is a slight oozing of blood from the rupture of the capillary vessels of the cervix and from the raw decidual surface caused by the separation of the membrane due to stretching of the lower uterine segment। जैसे जैसे क्या होता है वहाँ पे इफेसमेंट होता है, तो जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है वो स्ट्रेच होती है, जिसके वजह से वहाँ का मेम्ब्रेन में सेपरेशन देखने को मिलता है, और जो रॉ डिसिडुअल सरफेस होता है वो क्या होता है, वहाँ से रप्चर होते हैं, कैपिलरीज रप्चर होती है, और वहाँ पे जो म्यूकस है अलॉन्ग विद द ब्लड वूज आउट करता है। दिस एक्सपल्जन ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है, दिस एक्सपल्जन ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स्ड विथ ब्लड इज कॉल्ड एज द सो। तो पहला कंडीशन हमें साइंस में लेबर पेन, दूसरा कंडीशन सो। थर्ड आता है दैट इज द डायलेशन ऑफ द या डायलेटेशन ऑफ द इंटरनल ओएस। जो इंटरनल ऑस है, with the onset of the labor pain the cervical canal begins to dilate more in the upper part than in the lower, and the former being accompanied by corresponding stretching of the lower uterine segment। तो क्या होगा, जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो जो सर्वाइकल कैनाल है वो अपर पार्ट में क्या होने लगता है, डायलेट होने लगता है, और लोअर पार्ट से ज़्यादा एज कम्पेयर टू लोअर पार्ट, और इसके वजह से क्या होता है वहाँ पे स्ट्रेचिंग देखने को मिलता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, जिसके वजह से जो इंटरनल ओएस रहता है सर्विक्स का वहाँ पे डायलेशन देखने को मिलता है। ये हो गया थर्ड कंडीशन। वहीं पे फोर्थ चीज यहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर बैग्स। अब वाटर बैग्स क्या होता है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रहा है लोअर यूट्राइन सेगमेंट का, जैसा हम लोग ने अभी देखा। तो ये स्ट्रेचिंग की वजह से जो मेम्ब्रेन्स है वहाँ पे वो डी अटैच हो रही हैं बिकॉज ऑफ द लूज असेंटमेंट टू द पुअरली फॉर्म्ड डेसिडुआ। जो डेसिडुआ अच्छे से फॉर्म नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में लूजली अटैच जो होने की वजह से मेम्ब्रेन जो होते हैं डी अटैच होती हैं। अब मेम्ब्रेन भी डिटैच हो रही है, साथ ही साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वाइकल कैनाल का डायलेशन हो रहा है। तो जो हमारा फीटल मेम्ब्रेन है उसका जो लोअर पार्ट है वहाँ पे किसी भी तरह का सपोर्ट न होने की वजह से वो क्या होता है, एक्सपेल आउट होने लगता है, टेंड्स टू बल्ज इनटू द सर्वाइकल कैनाल। जो सर्वाइकल कैनाल है उसमें क्या होता है, बेसिकली कोई भी सपोर्ट ना होने की वजह से बल्ज आउट करता है। तो क्या बोला गया, द लोअर पोल ऑफ द फेटल मेम्ब्रेन बिकम अनसपोर्टेड, कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाता, एंड टेंड्स टू बल्ज इनटू द सर्वाइकल कैनाल। अब क्या मालूम है हमें, ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, फेटल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या भरा हुआ है, लीकर भरा हुआ है। तो जिसकी वजह से ये जो लीकर है यहाँ पे एंटर करता है, और विच पास बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इट इज कॉल्ड एज द बैग ऑफ वाटर। और यहाँ पे ये कैसे दिखता है, इसमें वाटर जैसा भरा हुआ है, एमनियोस दैट इज लीकर, और इसके वजह से ये एज अ बैग ऑफ वाटर दिखता है। इसी को बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। तो ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विद द कंसिक्वेंट राइज ऑफ इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर दिस बैग बिकम टेंस एंड कॉन्वेक्स। जैसे जैसे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इसमें और ज़्यादा फ्लूइड आएगा, तो कॉन्वेक्सिटी क्या होगी, इसकी बढ़ेगी, टेंस हो जाएगा और कॉन्वेक्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन पास होगा, कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ, तो ये क्या होगा, अगेन ऊपर चला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बल्जिंग में डिसअपियर कंप्लीटली। लेकिन however in some cases the membrane are so well applied to the head that the findings may not be detected। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये रह भी जाता है, ठीक है, या फिर किसी कभी कभी क्या होगा कि ये जो
मेम्ब्रेन है किससे, हेड से बहुत अच्छे से जुड़े होने की वजह से ये नहीं, बैग ऑफ वाटर नहीं भी देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों चीज़ हो सकती है यहाँ पे। तो ये मेन 3 चीज़ तो आपको याद रखनी है कि लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, सो कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब कि म्यूकस प्लग मिक्स विद द ब्लड देखने को मिलेगा, डायलेशन देखने को मिलेगा और फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर देखने को मिल सकता है। अगर ये 4 कंडीशन देखने को मिल रही तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे वन सेट ऑफ लेबर हो चुका है। तो यहाँ तक हम लोग ने लेबर का डेफिनेशन देख लिया। लेबर में हम लोग ने प्री मॉनिटरी स्टेज देख लिया, लेबर के वन सेट के साइंस देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। तो स्टेजेस ऑफ लेबर में कन्वेंशनली बोला गया कि यहाँ पे 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। कन्वेंशनली क्या बोला गया है, 3 स्टेजेस होते हैं, लेकिन हम लोग 4th स्टेज लेके चलते हैं, जिसमें 4th स्टेज में पोस्टमार्टम जो मैनेजमेंट रहता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेज की। तो फर्स्ट स्टेज में क्या बोला गया है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द onset of a true labor pain and ends with the full dilation of the cervix। मतलब क्या कि ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुआ उससे लेके जब तक सर्विक्स का कंप्लीट डायलेशन नहीं हो जाता, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो वन सेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से लेके एंड विद द डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेबर स्टेज। एंड अदर वर्ड में हम लोग इसको बोल सकते हैं सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सर्विक्स का डायलेशन देखने को मिलता है। अब इसका ड्यूरेशन की बात कर ले तो बेसिकली बोला गया कि इट इज यूजली 12 आवर्स इन प्राइमरी ग्रेविटी। मतलब कि पहली बार किसी वुमेन प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें जो एवरेज ड्यूरेशन रहेगा फर्स्ट स्टेज का वो रहेगा 12 आवर्स का। वहीं पे जो मल्टी पैरा वुमेन रहेगी उसमें 6 आवर्स का ये ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। वहीं पे जब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, तो सेकेंड स्टेज में बोला गया है कि इट स्टार्ट फ्रॉम द full dilation of the cervix and ends with the expulsion of the fetus from the birth canal। तो सेकेंड स्टेज में क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सपल्जन ऑफ द फिटस। तो फर्स्ट स्टेज में डायलेशन हो रहा है सर्विक्स का और सेकेंड स्टेज में एक्सपल्जन हो रहा है फिटस का। अब ये जो एक्सपल्जन हो रहा है फिटस का वो एक स्टेज में नहीं, बेसिकली 2 फेजेस में होते हैं, जिसको पहला बोला जाता है प्रोपल्सिव या फिर पैसिव फेज और दूसरा बोला जाता है एक्सपल्सिव या फिर एक्टिव फेज। तो पहले बात कर लेते हैं प्रोपल्सिव फेज के बारे में। तो बोला गया इट स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेशन अप टू द डिसेंड ऑफ द प्रेजेंटिव पार्ट टू द पेल्विक फ्लोर। मतलब कि जो हमारा सेकेंड स्टेज कब से स्टार्ट हो रहा है, जब डायलेशन हो जा रहा है। तो जैसे ही डायलेशन कंप्लीट हो रहा है तो उस समय क्या होगा कि जो हमारा बेबी है, फिटस है, वो क्या होगा, डिसेंड करता है टू द पेल्विक फ्लोर। तो ये डिसेंड को टू द पेल्विक फ्लोर को हम लोग किसमें, प्रोपल्सिव फेज में रखते हैं। वहीं पे डिस्टिंग जब ये बियरिंग डाउन इफर्ट स्टार्ट हो जाता है और डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाता है, ठीक है। जैसे ही पेल्विक फ्लोर पे आया तो मदर में बियरिंग डाउन इफर्ट देखने को मिलता है। बियरिंग डाउन इफर्ट क्या होता है बेसिकली कि इस कंडीशन में मदर क्या करती है, पुश करती है बेबी को टुवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बियरिंग डाउन इफर्ट बोलते हैं। बियरिंग डाउन इफर्ट से लेके डिलीवरी ऑफ द बेबी के स्टेज को हम लोग बोलते हैं एक्सपल्जिव या फिर एक्टिव फेज। तो जो एवरेज ड्यूरेशन एक्सपल्जिव फेज का या फिर हमारा सेकेंड स्टेज का होता है वो 2 आवर्स होता है प्राइमरी ग्रेविडी में और 30 मिनट्स होता है इन मल्टी ग्रेविडी। तो फर्स्ट स्टेज 12 या फिर 6 आवर्स का और सेकेंड स्टेज 2 आवर या फिर 30 मिनट का। आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेज की। तो थर्ड स्टेज में बोला गया है कि बिगिंस आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस एंड एंड्स विद द एक्सपल्जन ऑफ द प्लासेंटा एंड द मेम्ब्रेन। तो थर्ड स्टेज में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपल्जन ऑफ द प्लासेंटा एंड द मेम्ब्रेन। ये बेसिकली बोला गया है कि एवरेज ड्यूरेशन जो होता है 15 मिनट का होता है बोथ प्राइमरी ग्रेविडी और मल्टीपैरा में। अभी तक क्या देखा कि मल्टीपैरा और प्राइमरी ग्रेविडी में डिफरेंट ड्यूरेशन हो रहा था, लेकिन थर्ड स्टेज दोनों में कितने सेकंड मिनट का होता है, 15 मिनट का। द ड्यूरेशन इज हाउ एवर रेड्यूस टू 5 मिनट्स इन एक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट मतलब तुरंत निकालने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे इंजेक्शन दिए जाते हैं ऑक्सीटोसिन आदि के। तो ऐसे कंडीशन में उसको 5 मिनट का भी किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा था कि कन्वेंशनली इसके कितने स्टेज है, 3 स्टेज है, लेकिन हमें यहाँ पे 4th स्टेज भी देखने को मिलता है। और ये जो 4th स्टेज होता है इसको बोला जाता है स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि एटलीस्ट 1 आवर का होता है आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी। अब बोला गया है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या करते हैं, मैटरनल वाइटल्स, यूट्राइन रिट्रैक्शंस एंड द एनी वेजाइटल ब्लीडिंग आर मॉनिटर, ठीक है। कोई भी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या फिर नहीं, यूट्राइन रिट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, या फिर मैटरनल्स के वाइटल्स मतलब उसके बीपी आदि को चेक किया जाता है, पल्स को चेक किया जाता है ताकि स्टेबिलिटी है कि नहीं।
इसके बाद इसी स्टेज में बेबी को भी एग्जामिन किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि मदर और बेबी दोनों ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से ये सारे स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा कि स्टेजेस ऑफ लेबर में बेसिकली कन्वेंशनली 3 स्टेज होते हैं, लेकिन 4 स्टेज हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, जो कि कितना होता है 12 आवर्स का होता है प्राइमरी ग्रेविटी में, 6 आवर का मल्टीपैरे में। सेकेंड स्टेज एक्सपल्जन ऑफ द फिटस, इसमें भी 2 फेज, प्रोपल्सिव फेज, एक्सपल्सिव फेज, और ये 2 आवर का होता है प्राइमरी ग्रेविटी में, 30 मिनट का होता है मल्टीपैरा में। थर्ड स्टेज एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा एंड द मेम्ब्रेन, ये होता है 15 मिनट का। और फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशन स्टेज होता है, जिसमें हम लोग 1 आवर तक क्या करते हैं, बेसिकली देखते हैं मेटरनल्स, मतलब कि मदर और बेबी का यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। अब हम लोग बात कर लिए यहाँ तो स्टेजेस के बारे में। अब हर एक स्टेज में कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं सबसे पहले कि इवेंट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो बेसिकली बोला गया है इट इज चिफली कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ बर्थ कैनाल सो एज टू फैसिलिटेट द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस इन द सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, डायलेशन होता है। डायलेशन क्यों हो रहा है, ताकि एक कैनाल बन पाए जिससे बेबी क्या हो सके, यूट्रस से आउटर वर्ल्ड में पास हो सके। तो इसमें 2 मेन इवेंट होते हैं, दैट इज डायलेशन एंड द इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स एंड सेकेंड फुल फॉर्मेशन ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायलेशन ऑफ द सर्विक्स के बारे में। तो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स जब पढ़ते हैं तो क्या बोला गया है कि प्रायर टू द वनसेट ऑफ द लेबर इन द प्री लेबर फेज, मतलब कि प्री मॉनिटरी फेज, देयर में बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स, जैसा कि हम लोग ने सर्वाइकल राइपनिंग में देखा था, स्पेशली इन द मल्टीपैरा एंड इन सम प्राइमरी ग्रेविटी। ज्यादातर ये मल्टीपैरा में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ प्राइमरी ग्रेविटी में भी ये देखने को मिल सकता है। इसमें क्या आ रहा है कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सर्विक्स, जैसे कि स्मूथ मसल्स हो गए, कोलेजन्स हो गए और ग्राउंड सब्सटेंस हो गए, इनमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो किन किन वजह से यहाँ पे डायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो आगे किन किन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जिसके वजह से स्मूथ डायलेशन फैसिलिटेट होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है दैट इज द सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स हो रहा है। सेकेंड चीज फाइब्रोमस्कुलो ग्लैंडुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है, ये सब हम लोग इफेक्शन में भी देखेंगे। उसके बाद इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी, क्या हो रहा है, वेस्कुलरिटी यहाँ पे बढ़ जा रही है, जिससे क्या होगी कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, वो बेसिकली जो हमारा डिस्ट्रेस हो रहा है बेबी के ऊपर उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये देखने को मिलता है। एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन बिटवीन द कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कोलेजन फाइब्रिन्स बाय द कोलेजिनेस एंड द इलास्टेजेस and change in the various glycosaminoglycans, that is increase in the hyaluronic acid, decrease in the dermatan sulfate in the matrix of the cervix। तो ये सारे डिफरेंट चीजें होती है ताकि क्या हो सके, वहाँ पे स्मूथ डायलेशन ऑफ द सर्विक्स हो सके। और ये सब किसकी वजह से होता है, तो दिस आर डन अंडर द एक्शन ऑफ द हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। तो ये सब बेसिकली क्यों होता है, ताकि क्या हो सके कि जो हमारा सर्विकल कैनाल है वो स्मूथली डायलेट हो सके, ताकि प्रॉपर पासेज ऑफ द वहाँ पे बेबी देखने को मिल सके। तो ये था हमारा फर्स्ट मेन इवेंट। दूसरा मेन इवेंट इसी में आता है दैट इज द इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स या फिर टेकिंग ऑफ द अप ऑफ द सर्विक्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप इमेज से भी देखते हैं, तो नॉर्मली सर्विक्स किस तरह से यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये क्या होता है कि ये जो सर्विक्स है ये इफेस्ड हो रहा है, ऊपर की तरफ खींचा जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो सर्विक्स है वो ऊपर की तरफ खींचा जा सकता है। लास्ट में देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि जो सर्विक्स है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, यहाँ पे कितना ज्यादा क्या हो रहा है, चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि फिशमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द मस्कुलर फाइबर्स ऑफ द सर्विक्स आर पुल्ड अपवर्ड एंड मर्जेस विद द फाइबर्स ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो हमारा सर्विक्स है उसका जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट का जो फाइबर है, मसल फाइबर्स है, उसको ऊपर की तरफ खींचा जाता है। ठीक है, पुल अपवर्ड्स, और ये जाके मर्ज होते हैं विद द लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ। तो इसके सिर्फ इसी समय पे जो हमारा सर्विक्स है उसमें 2 कंपोनेंट देखने को मिलता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड द अपर यूट्राइन सेगमेंट। तो इसमें क्या आता है कि द सर्विक्स बिकम थिन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर और इवन बिफोर इन द प्राइमरी ग्रेविटी। अब क्या बोला, इन प्राइमरी ग्रेविटी इफेसमेंट प्रेसीड्स डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, इफेसमेंट कब होता है, सर्विक्स के डायलेशन से पहले ही क्या होता है, इफेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है इन केस ऑफ द प्राइमरी ग्रेविटी। वहीं पे अगर मल्टीपैरा की बात करें तो ये दोनों कैसे होते हैं, साइमल्टेनियसली देखने को मिलता है। और एक्सपल्जन ऑफ द म्यूकस प्लग इज कॉज्ड बाय इफेसमेंट। जो हम लोग ने देखा था म्यूकस प्लग होता है, जिसको हम लोग ने बेसिकली देखा था किसमें,
लेबर में कि सो देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि मुकस प्लग अलॉन्ग विद द ब्लड क्या होते हैं, निकलते हैं। तो इसी कंडीशन की वजह से होते हैं, क्योंकि इफेस होने की वजह से जो मेम्ब्रेन होते हैं वो रप्चर होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स और जो म्यूकस है एक्सपेल आउट होते हैं अब फ्रॉम द सर्विक्स। अब यहाँ पे लोअर यूट्राइन सेगमेंट किस तरह से फॉर्म हो रहा है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि बिफोर द वनसेट ऑफ द लेबर देर इज नो कंप्लीट एनाटॉमिकल और फंक्शनल डिवीजन ऑफ, मतलब कि जब तक लेबर स्टार्ट नहीं होता हम लोग कभी भी जो यूट्राइन सेगमेंट है उसको अपर यूट्राइन सेगमेंट या फिर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में डिवाइड नहीं करते। लेकिन ड्यूरिंग द लेबर द डिमार्केशन ऑफ एन एक्टिव अपर सेगमेंट एंड अ रिलेटिव पैसिव लोअर सेगमेंट इज मोर प्रोनाउंस, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे लेबर हो रहा होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा यूट्रस होता है उसके दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, एक एक्टिव अपर सेगमेंट बोला जाता है और एक पैसिव लोअर सेगमेंट। एक्टिव अपर सेगमेंट क्यों बोला जा रहा है कि जो अपर सेगमेंट यूट्रस का रहता है वो क्या करता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन को कैरी आउट करता है, वहीं पे जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट रहता है वो बर्थ पैसेज फॉर्म करता है, जो कि हेल्प करता है फॉर द पैसेज ऑफ द बर्थ थ्रू द वजाइनल कैनाल। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि द वॉल ऑफ द अपर सेगमेंट बिकम्स प्रोग्रेसिवली थिकन एंड प्रोग्रेसिव थीनिंग ऑफ द लोअर सेगमेंट, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है कि जो अपर सेगमेंट के वॉल है वो कैसे हो रहे हैं, थिकन हो रहे हैं, वहीं पे लोअर सेगमेंट के जो वॉल है वो कैसे हो रहे हैं, थिन हो रहे हैं। थिन क्यों हो रहे हैं, थिन होंगे तो ऑफकोर्स वो क्या करेंगे, पैसेज फॉर्म करेंगे, जिससे इजिली बेबी को बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, सॉरी फीटस को किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के बिना पैसेज होने में मदद मिलेगी। वहीं पे अपर साइड का सेगमेंट जो है थिकन होता है, जिसकी वजह से वहां पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, जो कि असेस करता है, हेल्प करता है इन द पैसेज ऑफ द या फिर एक्सपल्जन ऑफ द फीटस। अब नेक्स्ट चीज क्या बोला गया है, this is pronounced in later first stage especially after the rupture of the membrane and attains its maximum in the second stage। ये कब मैक्सिमम रहता है इफेसमेंट, सेकेंड स्टेज में। अब और स्टार्ट कब से हो जाता है, इन द लेट फर्स्ट स्टेज से। नेक्स्ट चीज बोला, अ डिस्टिंक्ट रिज इज प्रोड्यूस्ड एट द जंक्शन ऑफ द टू कॉल्ड एज द फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है, ये एक होल यूट्रस था। अब जब लेबर होता है तो ये जो लेबर के समय हमारा मतलब प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है कि यूट्रस का साइज बढ़ा हुआ है। अब जैसे जैसे लेबर होने चालू होता है तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे का हमारा यूट्राइन सेगमेंट है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से थिनिंग हो रहा है, और ऊपर की तरफ देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, थिकनिंग देखने को मिल रहा है। ऊपर क्या हो रहा है, थिकनिंग हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रिंग फॉर्म हो रही है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग लोअर यूट्राइन सेगमेंट बोल देते हैं, इस वाले पार्ट को अपर यूट्राइन सेगमेंट। तो अपर यूट्राइन सेगमेंट को ही एक्टिव सेगमेंट कहते हैं और लोअर वाले को क्या बोल देते हैं, पैसिव सेगमेंट। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल क्या देखने को मिल रहा है, रिंग देखने को मिल रहा है, जिसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग कहते हैं। और इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना है विद द पैथोलॉजिकल रिंग, अ फीचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में भी इसी तरह का रिंग देखने को मिलता है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन में है तो ऐसे कंडीशन में वो पैथोलॉजिकल है, उसको हमें ध्यान देने वाली बात हो जाती है। ऐसे कंडीशन में वहाँ पे हमें जो कॉम्प्लिकेशन है उसको भी संभालना जरूरी हो जाता है। तो किस तरह से ये फॉर्मेशन हो रहा है वो हम लोग ने देखा कि डिस्टिंक्ट रेज इज प्रोड्यूस्ड एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड द लोअर यूट्राइन सेगमेंट ड्यू टू प्रोग्रेसिव थिकनिंग ऑफ द अपर सेगमेंट एंड द थिनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड इज प्रोनाउंस इन द लेट फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग क्या होता है और कब हम लोग बेसिकली जो यूट्रस है उसको अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट में करते हैं, आफ्टर द वन सेट ऑफ द लेबर, ठीक है। लेबर के वन सेट से पहले कोई भी ऐसा एनाटॉमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शनल कोई भी डिवीजन यूट्रस का देखने को नहीं मिलता। आगे देखते हैं। आगे बेसिकली यहाँ तक हम लोग ने देख लिया इवेंट्स इन द फर्स्ट स्टेज। तो इवेंट इन फर्स्ट स्टेज में हम लोग ने दो चीज देखा, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स और दूसरा क्या देखा, इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। अब सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो सेकेंड स्टेज में हमारा मेन क्या है, दैट इज एक्सपल्जन ऑफ द फीटस। तो क्या बोला गया है, द सेकेंड स्टेज begins with the complete dilation of the cervix and ends with the expulsion of the fetus।
लगा दिस स्टेज इज कंसर्न विद द डिसेंस एंड द डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू द बर्थ कैनाल। एंड ये दो फेजेस में होता है, जैसा कि हम लोग ने ऊपर ऑलरेडी बात कर ली, प्रोपल्सिव फेस एंड द एक्सपल्सिव फेस। प्रोपल्सिव फेस में क्या हो रहा है बस कि डायलेशन हो रहा है और हेड किसको टच कर रहा है, पेल्विक फ्लोर को। वहीं पे एक्सपल्सिव में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बियर डाउन इफेक्ट देखने को मिलता है फ्रॉम द मदर, और बेबी को डिलीवर करने तक ये वेयरिंग डाउन इफेक्ट या फिर पुश देखने को मिलते रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि द मेम्ब्रेन यूजली रप्चर एंड देयर इज स्केप ऑफ गुड अमाउंट ऑफ लिकर एमनाई। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही एक्टिव चालू हो जाता है, वियर डाउन इफर्ट चालू होता है, तो क्या होगा, मेम्ब्रेन रप्चर करेगा फिटल मेम्ब्रेन, और जिसके वजह से क्या होगा कि गुड अमाउंट ऑफ लिकर एमने जो होगा स्केप आउट करेगा, और द वॉल्यूम ऑफ द यूट्राइन कैविटी इज देयर बाय रिड्यूस। और इसकी वजह से जो यूट्रस की कैविटी है, क्योंकि एमनियन की वजह से, एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से बढ़ी हुई रहती है, वो कम होने लगती है। और साथ ही साथ यहाँ पे यूट्राइन कंट्रैक्शन और रिट्रैक्शन जो है बहुत तेजी से होने लगता है। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, एमनियाई निकल रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या बोला गया है कि द यूट्रस बिकम इलोंगेटेड। यूट्रस कैसा हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन वाइल द एंटेरियो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर आर रेड्यूस। अब क्या होगा, नॉर्मल सी चीज है कि अगर ये यूट्रस है, अब यूट्रस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर रहेगा क्या होगा, कम हो जाता है, और ट्रांसवर्स डायमीटर कम होने लगता है जब जब वहां पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज बोला गया है कि डिलीवरी ऑफ द फीटस इज अकम्प्लिश्ड बाय द डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑफर्ड बाय द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सप्लीमेंटेड बाय द वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बोनी एंड द सॉफ्ट टिश्यू। मतलब यही जो कॉन्ट्रैक्शन है, डाउनवर्ड थ्रस्ट है, इसी की वजह से क्या होता है कि जो हमारा फीटस है वो कहाँ पे बाहर निकलता है, थ्रू द बर्थ कैनाल। There is always a tendency to push the fetus back into the uterine cavity by the elastic recoil of the tissue of the vagina and the pelvic floor। ठीक है, जो pelvic floor है, जो वजाइना है, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो क्या करेगी, इलास्टिक रिकॉयल होने की वजह से फिटस को अंदर की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगी, अंदर की तरफ धक्का देगी। लेकिन दिस इज इफेक्टिवली काउंटर बैलेंस्ड बाय द पावर ऑफ रिट्रैक्शन, एंड दस with the increasing contraction and retraction the upper segment becomes more and more thicker with the corresponding thinning of the lower segment। endowed with the power of retraction the fetus is gradually expelled from the uterus against the resistance offered by the pelvic floor। तो क्या बोला गया है इसमें, ध्यान दो। अब ये हमारा यूट्रस है, इसमें से हमारा बेबी बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वजाइनल वॉल है ये क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि ये वजाइनल वॉल इलास्टिक रिकॉइल होगा, इलास्टिक रिकॉइलिंग की वजह से अंदर की तरफ ढकेलने की कोशिश करेंगी। लेकिन ये जो फोर्स है, रिकॉइलिंग फोर्स है, इसको जो हमारा यूट्राइन का रिट्रैक्शन या फिर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है उसको क्या कर लेता है, ओवर पावर कर लेता है, और इसीलिए जिस जो रिकॉइलिंग फोर्स है उसको मैनेज करके पे एक्सपल्जन ऑफ हमारा जो फीटस है वो बेसिकली देखने को मिलता है। तो क्या बोला गया कि इंडोव्ड विद द पावर ऑफ रिट्रैक्शन जो फीटस है वो ग्रेजुअली एक्सपल्ड हो जाता है फ्रॉम द यूट्रस, इवन दो देयर इज अ रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय द पेल्विक फ्लोर। और नेक्स्ट चीज क्या बोला है, आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस द यूट्राइन कैविटी इज परमानेंटली रिड्यूस्ड इन साइज वनली टू अकोमोडेट द आफ्टर बर्थ। ठीक है, जैसे ही ये क्या हो रहा है, फिटस एक्सपेल आउट हो रहा है, तो साइज जो है वो तुरंत क्या हो जा रहा है, रेड्यूस हो जा रहा है। एंड द एक्सप्लोसिव फोर्स ऑफ द यूट्राइन कंट्रक्शन इज एडेड बाय द वॉलेंटरी। ठीक है, जो एक्सप्लोसिव फोर्स है यूट्रस का, वॉलेंटरीली हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस एब्डोमिनल मसल इज कॉल्ड एज द बियरिंग डाउन एफर्ट। ठीक है, जो बियरिंग डाउन एफर्ट हम लोग देख रहे थे कि मदर प्रोवाइड करती है, वो बेसिकली होता क्या है कि जो एब्डोमिनल मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है वहाँ पे। तो इस तरह से हमें क्या होता है, टोटल देखने को मिलता है सेकेंड स्टेज में। वहीं पे इवन थर्ड स्टेज की बात करें तो फेज ऑफ द प्लासेंटल सेपरेशन descend to the lower segment, finally its expulsion with the membrane। ठीक है, तो द फेज ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन मतलब कि जो प्लासेंटा है उसके सेपरेट होने से लेके उसके एक्सपल्जन से तक और मेम्ब्रेन के एक्सपल्जन तक के कंडीशन को हम लोग थर्ड स्टेज में रखते हैं। अब जो प्लासेंटल सेपरेशन है वो पढ़ना जरूरी है। क्या बोला गया, एट द बिगनिंग ऑफ द लेबर द प्लासेंटल अटैचमेंट रफली करस्पॉन्ड टू एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, जो प्लासेंटा है रफली कितने एरिया तक वहां पे अटैच रहती है, 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज
नो अप्रेसिएबल डिमिनिशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द प्लासेंटल अटैचमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो लेबर का रहता है उस स्टेज तक थोड़ा भी डी अटैचमेंट प्लासेंटा मेम्ब्रेन में देखने को नहीं मिलता, मतलब प्लासेंटा जो है फर्स्ट स्टेज तक कंप्लीटली अटैच्ड रहता है डेसिडुआ से। अब बोला गया है ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज स्लाइटली but the progressive diminution of the area following the successive retraction which attains its peaks immediately after following the birth, and after the birth of the baby the uterus becomes about 20 centimeter, uterus measures about 20 centimeter vertically and 10 centimeter anteroposteriorly and the shape become discoid। तो क्या बोला गया है, फर्स्ट स्टेज तक कोई भी प्लासेंटल सेपरेशन नहीं हुआ रहता, लेकिन जैसे ही सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है तो वहां पे बेसिकली रिट्रैक्शन होने की वजह से, क्योंकि बेबी अभी निकल गया है, जैसे ही बेबी निकलता है तो यूट्रस का साइज कम होने लगता है जो कि 20 सेंटीमीटर होता है वर्टिकली और 10 सेंटीमीटर एंटेरोपोस्टेरियली जो कि डिस्कॉइड शेप का हो जाता है। और जो वॉल होता है अपर सेगमेंट का वो मच थिकन होता है वाइल थिन एंड फ्लैबी लोअर सेगमेंट इज थ्रोन इनटू द फोल्ड एंड द कैविटी इज रिड्यूस्ड टू अकोमोडेट ओनली द आफ्टर बर्थ। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आफ्टर बर्थ जो साइज हो रहा है यूट्रस का कम हो जा रहा है वहां पे। तो बिफोर द डिलीवरी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि साइज इस तरह से बड़ा हुआ है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी यही साइज क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, जिसके वजह से जो पहले 20 सेंटीमीटर में फैला हुआ हमारा प्लासेंटा था उसको अब स्पेस कम मिलता है, जिसके वजह से उसका डी अटैचमेंट देखने को मिलता है। तो क्या बोला गया है, marked retraction reduces effectively the surface area of the placental side to about its half। क्योंकि क्या था, पहले 20 सेंटीमीटर था, लेकिन जैसे ही यूट्रस हमारा रिट्रैक्ट हो रहा है तो वो कितने सेंटीमीटर का रह जा रहा है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर का एंटेरोपोस्टेरियरली। तो जो एरिया चाहिए बेसिकली प्लासेंटा को वहां पे अटैच रहने के लिए, वो एरिया कम होने की वजह से, वहां पे मार्क्ड रिट्रैक्शन होने की वजह से जो प्लासेंटा है वो क्या होती है, वहां से उसका साइज हाफ हो जाता है, मतलब प्लासेंटल जो एरिया है उसका साइज हाफ होने की वजह से जो प्लासेंटा इन इलास्टिक होता है। ठीक है, इन इलास्टिक मतलब कि उसका साइज चेंज नहीं हो सकता, तो इसके वजह से इट कैन नॉट कीप पेस विद सच एन एक्सटेंट ऑफ डिम्यूलेशन रिजल्टिंग इन इट्स बकलिंग। और इसकी वजह से क्या होता है कि प्लासेंटा वहां से अटैच हो जाता है। नॉर्मली हो क्या रहा है कि जब तक बर्थ नहीं हुआ है फर्स्ट स्टेज तक प्लासेंटा मेंटेन्ड है, फर्स्ट स्टेज में प्लासेंटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही बर्थ हो रहा है बेबी का, यूट्रस का साइज चेंज हो रहा है, यूट्रस का जो एंटेरोपोस्टेरियर डायमीटर सिर्फ 10 सेंटीमीटर का रह जा रहा है, लेकिन जो हमारा प्लासेंटा है वो कितने एरिया में रहता है, 20 सेंटीमीटर में, तो उसको कम एरिया मिल रहा है। अब जो प्लासेंटा इन इलास्टिक होने की वजह से जैसे ही शेप चेंज होता है तो उसके साथ तब नहीं कर पाने की वजह से उसका डिम्यूनिशन देखने को मिलता है, डिमिन्यूशन देखने को मिलता है, मतलब कि वो वहां से डी अटैच हो जाता है। तो नेक्स्ट चीज क्या बोला गया है कि अ शियरिंग फोर्स इज इंस्टीट्यूटेड बिटवीन द प्लासेंटा एंड द प्लासेंटल साइट विच ब्रिंग्स अबाउट इट्स अल्टीमेट सेपरेशन। और इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे प्लासेंटा का सेपरेशन देखने को मिलता है। प्लेन ऑफ सेपरेशन रन्स थ्रू डीप स्पॉन्जी लेयर ऑफ द डिसिडुआ बेसालिस सो दैट अ वेरिएबल थिकनेस ऑफ द डिसिडुआ कवर्स द मैटरनल सरफेस टू ऑफ द सेपरेटेड प्लासेंटा। ठीक है, तो ये क्या होता है, डीप स्पॉन्जी जो डिसिडुआ बेसालिस होता है उसके साथ ही यहाँ पे प्लासेंटा होता है सेपरेट हो जाता है। तो बेसिकली सेपरेशन में आपको यही याद रखना है, फर्स्ट स्टेज तक कोई सेपरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा ही सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन की वजह से जो शेप हो रहा है या साइज हो रहा है यूट्रस का कम होने की वजह से और प्लासेंटा इन इलास्टिक होने की वजह से उसको उतना स्पेस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो डी अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे दो तरह के हमें सेपरेशन देखने को मिलता है प्लासेंटा का, एक होता है सेंट्रल सेपरेशन और दूसरा होता है मार्जिनल सेपरेशन। तो सेंट्रल सेपरेशन क्या बोला गया है कि इट इज द डिटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा फ्रॉम इट्स uterine attachment start at the center resulting in an opening up of the few transinuses and accumulation of the blood behind the placenta which is called as the retroplacental hematoma। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, रेट्रोप्लासेंटल हिमोटोमा देखने को मिलता है इन केस ऑफ द सेंट्रल सेपरेशन, जिसको हम लोग स्कल्च मेथड ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन भी बोलते हैं। With increasing contraction, more and more detachment occurs and facilitated by the weight of the placenta and the retroplacental blood until the whole placenta get detached। तो बेसिकली दो थ्योरी इसमें आती है, स्कल्च थ्योरी और द मैथ्यूस एंड डंकन। तो स्कल्च के अनुसार जो सेंट्रल सेपरेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा होता है पहले सेंटर से डिटैच होना स्टार्ट होता है और इसके वजह से उसके सेंटर में क्या होता है, साइनसेस फॉर्म होने की वजह से वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट होने के कारण वहां पे रेट्रोप्लासेंटल हिमेटोमा देखने को मिलता है। वहीं पे सेकेंड आता है दैट इज द
मार्जिनल सेपरेशन, जिसको मैथ्यूस डंकन सेपरेशन मेथड कहते हैं, इसमें जो सेपरेशन होता है वो बोला गया है कि इट स्टार्ट फ्रॉम द मार्जिन एज इट इज मोस्टली अनसपोर्टेड, ठीक है, मार्जिन अनसपोर्टेड रहते हैं एंड विद द प्रोग्रेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मोर एंड मोर एरियाज ऑफ द प्लासेंटा गेट सेपरेटेड एंड द मार्जिनल सेपरेशन फाउंड मोर फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, मार्जिनल सेपरेशन ही देखने को मिलता है, लेकिन सेंट्रल सेपरेशन अगर रहा तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रोप्लासेंटल हेमेटोमा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोनों की इमेजेस है, ये क्या है हमारा सेंट्रल सेपरेशन है, तो इसमें क्या हो रहा है कि रेट्रो, ये हमारा प्लासेंटा है, तो इसके पीछे क्या हो रहा है, हेमेटोमा देखने को मिल रहा है। वहीं पे दूसरा क्या आ रहा है, यहाँ पे मार्जिनल सेपरेशन हमें देखने को मिल रहा है। अब एक बार प्लासेंटा सेपरेट हुआ तो उसके बाद किसका सेपरेशन जरूरी है, सेपरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। इसमें क्या बोला गया कि द मेम्ब्रेन विच आर अटैच्ड लूजली इन द एक्टिव पार्ट आर थ्रोन इनटू द मल्टीपल फोल्ड एंड दोज आर अटैच्ड टू द लोअर सेगमेंट आर ऑलरेडी सेपरेटेड ड्यूरिंग इट्स स्ट्रेचिंग एंड द सेपरेशन इज फैसिलिटेटेड पार्टली बाय यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड मोस्टली बाय द वेट ऑफ प्लासेंटा एज इट डिसेंड डाउन फ्रॉम द एक्टिव पार्ट। तो क्या बोला गया है कि जो मेम्ब्रेन का सेपरेशन है वो जब इफेशन हम लोग ने देखा, इफेशमेंट ऑफ द यूट्रस देखा, तो वहां पे जो लोअर एरिया के मेम्ब्रेन थे वो तो उसी समय सेपरेट हो चुके थे, और जब ऊपर एरिया की बात करते हैं तो जैसे जैसे प्लासेंटा डिसेंड करता है तो प्लासेंटा के वेट के कारण क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होता है वो भी क्या होता है वहां से सेपरेट होते हुए देखने को मिलता है। जो मेम्ब्रेन सो सेपरेटली कैरी विद देम नेट्स ऑफ डेसिडुआ वेरा गिविंग द आउटर सरफेस ऑफ करियन इट्स कैरेक्टरिस्टिक रफनेस, ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है यहाँ पे रफनेस देखने को मिलता है। बस इतना याद रखना कि मेम्ब्रेन का सेपरेशन दो वजह से होता है, एक इफेसमेंट ऑफ द यूट्रस के समय और दूसरा आता है दैट इज ड्यू टू द वेट ऑफ द प्लासेंटा व्हाइल डिसेंडिंग डाउन फ्रॉम द एक्टिव पार्ट, दैट इज मतलब एक्टिव पार्ट हमारा क्या हो गया, अपर यूट्राइन सेगमेंट, वहां से जब डिसेंड होता है तो उसके वेट की वजह से ही ये मेम्ब्रेन भी वहां से सेपरेट होकर डिसेंड आउट कर जाती है। नेक्स्ट चीज आता है दैट इज द एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा। एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा में क्या बोला गया है कि आफ्टर द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा इट इज फोर्स्ड डाउन इनटू द फ्लैबी लोअर यूट्राइन सेगमेंट और द अपर पार्ट ऑफ द वजाइना बाय द इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि आफ्टर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, एक बार प्लासेंटा कंप्लीटली सेपरेट हो गया तो वो फ्लैबी लोअर जो यूट्राइन सेगमेंट है उसमें फोर्स डाउन हो जाता है, क्योंकि अपर जो एक्टिव सेगमेंट है उसमें अभी भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन की वजह से ये जो प्लासेंटा है उसको किस में धकेल दिया जाता है, इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, और वहां से लोअर यूट्राइन सेगमेंट से इट इज एक्सपेल आउट एदर बाय वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल और द बियरिंग डाउन एफर्ट्स और बाय द मैनुअल प्रोसीजर, ठीक है। एक बार नीचे वाले पार्ट में आ गया तो वो दोनों तरह से एक्सपेल आउट हो सकता है, या तो बाय वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल दैट इज बियरिंग डाउन एफर्ट, या फिर बाय मैनुअल प्रोसीजर, मतलब कि हाथ के द्वारा जो पेशेंट डॉक्टर रहेगा वो क्या करता है उसको बाहर खींच लिया जाता है। तो इस तरह से हमें बेसिकली देखने को मिलता है सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा एंड द मेम्ब्रेन्स। लास्ट में इसमें फोर्थ स्टेज जो हम लोग ने देखा था, फोर्थ स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग इसमें पढ़ने को हमें देखने को मिलता है। तो इसमें बोला गया है कि आफ्टर द प्लासेंटल सेपरेशन इन्यूमरेबल टॉन्स साइनसेस विच हैव फ्री सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम uterine and ovarian vessels have to be obliterated and the occlusion is affected by the complete retraction whereby the arterioles as they pass dorsally through the interlacing intermediate layer of the myometrium are literally clamped। तो बेसिकली क्या हुआ, एक बार प्लासेंटा सेपरेट हो गया तो वहां पे जो डेसिडुआ लेयर थी वो भी सेपरेट हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में वहां जो ब्लड वेसल्स है वो कैसे होते हैं, रप्चर हो चुके, तो उनमें से ब्लड क्या होगा, पास होगा। ब्लड पास होने की वजह से क्या हो सकता है, वहां पे एक्स्ट्रा ब्लड लॉस हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या बोला गया है, द ऑक्लूजन इज अफेक्टेड बाय कंप्लीटली रिट्रैक्शन वेयर बाय द arterioles as they passes tertially through the interlacing intermediate layers of the myometrium। जो मायोमेट्रियम का इंटरमीडिएट लेयर होता है उसमें इंटरलेसिंग जो मसल्स होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें जो इंटरलेसिंग मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो हमारा आर्टेरियोल्स है या फिर उसमें से जो पास होने वाले माइन्यूट वेसल्स है वो कैसे हो जाती है, क्लैंप हो जाती है। जैसे ही ये आर्टेरियोल्स या फिर आर्टरीज क्लैंप होगी तो क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है वहां पे रुक जाएगा, और जिसके वजह से जो ब्लड का एक्स्ट्रा हेमरेजिक कंडीशन था, ब्लड जो फ्लो हो रहा था
वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्लैंप होने की वजह से रुक जाएगा। एंड इट इज़ द प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ हेमोस्टेसिस, यही मेन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो रहता है या फिर जो हिमरेज रहता है, पोस्टमार्टम हिमरेज जिसको बोलते हैं, या फिर उसको प्रिवेंट किया जाता है बाय द नेचुरल मैकेनिज्म। हाउएवर बोला गया थ्रोम्बोसिस अकर्स टू ऑक्लूड द टॉन साइनसिस एट अ फिनोमिना विच इज फैसिलिटेटेड बाय हाइपर कोagulable स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी एंड द opposition of the walls of the uterus following expulsion of the placenta also contribute to minimize the blood loss। ठीक है, क्या बोला गया है, एक बार जो एक्सपेल हो गया प्लासेंटा तो मायोटेम्पोनेट होता है, मतलब कि वहाँ पे जो इंटरलेसिंग मसल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स है उनको क्लैंप कर देती है, वहाँ पे हिमोस्टेसिस कॉज करती है, जिसके वजह से जो एक्स्ट्रा ब्लड लॉस रहता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द मैकेनिज्म ऑफ द कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग में बस इतना याद रखना है कि वंस द प्लासेंटा इज पास्ड आउट या फिर एक्सपेल्ड आउट, जो मायोमेट्रियम है उसके जो इंटरलेसिंग मसल फाइबर रहती है वो ब्लड वेसल्स को क्लैंप कर देती है बाई प्रोलॉन्ग्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसके वजह से जो ब्लड वेसल्स है उसमें से ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है और एक्स्ट्रा ब्लड लॉस प्रिवेंट हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली अबाउट द लेबर। आज के वीडियो में हम लोग ने बेसिकली लेबर के बारे में देख लिया, लेबर के बेसिकली प्री लेबर स्टेज के बारे में, फिर लेबर के वन सेट के बारे में देख लिया, स्टेजेस ऑफ लेबर और हर एक स्टेज में क्या क्या इवेंट होते हैं, किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, और लास्ट में किस तरह से मैकेनिज्म है ब्लड कोगुलेशन का या फिर ब्लड प्रिवेंशन का, और किस तरह से सारी चीज़ें एक्सपेल आउट होती है, हर एक चीज़ के बारे में आज के वीडियो में हम लोग ने कंप्लीटली बात कर ली है। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू लेबर अब क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में आपको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।